हमारा राइट है। एक डेमोक्रेसी के अंदर ऑपोजिशन का राइट होता है जवाब तलब करना। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरियाद। सबसे पहले बात होगी पंजाब के अस्पतालों की, उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्तिस्ना मांग रहे हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। क्या वजीर आजम नवाज शरीफ पनामा केस में अदालत से इस्तिस्ना के मुस्तहिक हैं? वजीर आजम के इस्तिस्ना के मामले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में गर्मा गर्मी। वजीर आजम के वकील के इस्तिस्ना पर दलाइल, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ कि वजीर आजम ने अदालत से इस्तिस्ना नहीं मांगा, तजाद क्यों नजर आ रहा है? 4 साल बाद एक बार फिर आर्टिकल 248 की सुप्रीम कोर्ट में बाज़गश्त। वफाकी वजीर रेलवे इमरान खान पर बरस पड़े, झूठा करार दे दिया। आदमी को शर्म आनी चाहिए, कोई कभी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम ये जबान इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन इनकी तसल्ली कराने के लिए कभी कभी ये जबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। सवाल ये है कि वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तिस्ना मांगा है या नहीं। पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से और सीनियर सहाफी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। पनामा केस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, मगर आज एक बार फिर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक बार फिर पंजाब के अस्पतालों में संगीन गफलत के वाकया जो सामने नजर आ रहे थे, उसी की एक एक्सटेंशन नजर आई है। ऐसा वाकया आज मुल्तान के चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में पेश आया है। बूरेवाला का एक गरीब मजदूर अपने 3 माह के मासूम बच्चे को लेकर मुल्तान के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए। सुबह तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर्स ने इन साहब को, जिनका नाम जाहिद हुसैन है, बताया कि उनके बच्चे की जिंदगी खतरे में है और उन्हें फौरी तौर पर खून की जरूरत है। जाहिद हुसैन साहब ने अपने तौर पर भाग दौड़ कर खून का बंदोबस्त किया, क्योंकि इंतजामिया ने कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते इस मामले पे। इंतजामिया के हवाले उन्होंने जब गए, वो खून अस्पताल इंतजामिया के हवाले कर दिया जहाँ से वो लेकर आए और उसे ब्लड बैंक में रख दिया। इस दौरान जाहिद हुसैन साहब बार बार, उन्हें नजर आ रहा था उनके बच्चे की हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर से अपील करते रहे कि उनके बच्चे को फौरी खून लगाया जाए, मगर डॉक्टर्स टालते रहे। इसी तरह 3:30 बज गए। जब बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर्स ने ब्लड बैंक से खून मंगाया। उस वक्त इल्म ये हुआ कि वो खून जो कि ये साहब खुद अपने तई कोशिश करके लेकर आए थे, वो किसी और मरीज को दे दिया गया है। जाहिद हुसैन अस्पताल की इंतजामिया से फरियाद करते रहे कि किसी तरह उनकी मदद की जाए, क्योंकि वो ब्लड ले आए थे, मगर किसी ने उनकी एक ना सुनी और इस तरह वक्त ज़ाया होता गया और एक मासूम बच्चा तड़प तड़प कर मर गया। अब कोई उसकी माँ से पूछे, कोई उसके बाप से पूछे कि किसका कसूर है। इस कदर संगदिलाना गफलत पहला वाकया नहीं है, इस तरह के हमने कई वाकयात देखे हैं, मगर कौन एक्शन लेगा। पंजाब की गुड गवर्नेंस के हवाले से हम बात करते हैं, मगर अस्पतालों के हाल बार बार हमने इसी तरीके से ना सिर्फ खौफनाक नज़र आ रहे हैं, बल्कि ये सवाल अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि क्या कभी कोई एक्शन इस हवाले से लिया भी जाएगा। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आप हमारे साथ आए हैं। 3 माह के आपके बच्चे, किसका कसूर आप समझते हैं? किसने आपकी बात नहीं सुनी? किसी ने भी नहीं सुनेगी। किस को आपने कहा था वहाँ पर? डॉक्टर्स थे, नर्सेस थी? इमरजेंसी वार्ड में जो मौजूद डॉक्टर था ना, सबसे पहले हम गए तो एक मैडम ने कहा कि आप निस्तर लेके जाए। पहले का निस्तर ले जाए। हाँ जी, निस्तर लेके जाए, हम नहीं यहाँ एडमिट करेंगे आपके बच्चे को। लेकिन एक यंग डॉक्टर कहा, उन्होंने कहा सारी सहूलत है, आप बच्चा इतने इन्होंने रखना है। ठीक, लेकिन उन्होंने सानू जेड़े टेस्ट दिते ना, सानू सारे टेस्टां दा 4 बजे का इन्होंने टाइम दिता है। जेड़ा ब्लड का टेस्ट सी वो कहंदे जी 15 मिनट बाद आपदा ब्लड का बंदोबस्त कर लो, तुहाडा बच्चा ठीक हो जाएगा।
ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ 11:30 ਵਜੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ। 11:30 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 12 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 12 ਤੋਂ 12:30 ਹੋਏ, ਅਤਲ ਮਕਾਨ 3 ਵਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੋਤਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਖੂਨ ਉਹ ਤੇ ਬਾਸਿਆ ਖੂਨ ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਪਾ के। सो आपके बच्चे को खून लगा ही नहीं कि आपके ख्याल से खून गलत लगा है? लगा ही नहीं, लगा ही नहीं। हमारा खुद जाती मेरे भाई का खून वो दिया लेकिन लगा नहीं। और आपने फिर किसी से सवाल किया कि जब हम ले आए थे ब्लड बैंक से खून तो आपने क्यों नहीं लगाया? पूछा आपने वहां पे किसी से? इतना ही पूछा है। जब इमरजेंसी में जाते थे बच्चे के पास तो डॉक्टर कहता 2 मिनट के बाद खून ना लगा तो बच्चा खत्म हो जाएगा। जब लेबोरेटरी में जाते थे तो वो कहते थे धक्के मार के निकाल देते थे हमें। बस ये जानते हैं हम तो। बहुत अफसोस की बात। इस वक्त कहाँ पर है अमजद हुसैन साहब? बूरे वाला में जी। वापस बूरे वाला आ गए हैं आप? जी आपके घर आ गए हैं। दोस्त हमारे जो अजीज है वो बैठे हुए हैं। और बूरे वाला में आपको बताया गया था कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता बच्चे का? बूरे वाला ने तो लिख के दे दिया ना भी मुल्तान लेके जाओ। यहाँ गुर्दे खत्म हो गए हैं, गुर्दों का मुल्तान इलाज होगा। ठीक है जाहिद हुसैन साहब, बहुत आप इस वक्त तकलीफ दे वक्त से गुजर रहे हैं। अल्लाह आप पे रहम करे, आपको सब्र दे। हम वक्फा लेंगे मगर हम बात पैनामा केस पर ही करेंगे, मगर ये एक और हाईलाइट कर रहे हैं, बार बार हाईलाइट करते हैं हम इस तरह के वाक़यात, मगर सवाल ये है कि क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है? आफ्टर अ ब्रेक वी विल टॉक इन डिटेल ऑन पैनामा केस। कीप वॉचिंग। एंड वेलकम बैक। साल 2012 का आगाज हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान की सियासत में सदर जरदारी के इस्तिस्ना के हवाले से चर्चे थे। सुप्रीम कोर्ट में स्विस केस की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है। आज एक बार फिर हमने इसी किस्म की सदाएं सुनी, एटलीस्ट मीडिया में यही बात डिस्कस हुई। पैनामा केस में मामला कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना पर पहुंच चुका है। आज की समाअत में भी मुख्तलिफ तरीके से ये बात इसका जिक्र हुआ कि वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना हासिल है कि नहीं। वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान ने इस हवाले से दलाइल देते हुए ये कहा कि सदर वज़ीर आज़म और गवर्नर को आईनी इस्तिस्ना हासिल है। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में कोई गलत बयानी नहीं की। वज़ीर आज़म अपनी तकरीर पर नाअहल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म की तकरीर को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। इस पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपका केस आर्टिकल 19 के ज़ुमरे में नहीं आता। ये आर्टिकल इजहार राय का हक देता है, जबकि आप हक नहीं इस्तिस्ना मांग रहे हैं। अदालत करार दे चुकी है कि पार्लियामेंट में की गई तकरीर को अरकान के खिलाफ बतौर सबूत इस्तेमाल किया जा सकता है। बरतानी अदालत ने एक फैसले में कहा कि करप्शन को पार्लिमानी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। आज हम इस हवाले से डिटेल गुफ्तगू जरूर करेंगे। आई स्टार्ट विद यू रांझा साहब। मैंने आपको एक प्रोग्राम में अभी पहले भी देखा है, आपसे जो सवाल था मैं वही करूंगी क्योंकि मुझे क्लियर आंसर नहीं मिला। इस्तिस्ना मांग रही है हुकूमत कि नहीं मांग रही है? हुकूमत जो है इस्तिस्ना मांग नहीं रही, और जो आर्गूमेंट वहाँ पे मखदूम साहब कर रहे हैं वो एक वकील जिस तरह आर्गूमेंट करता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, देखें ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अदालत उज़्मा है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट सेट होता है वो प्रेसिडेंट जो है वो आने वाले वक्तों में पूरे पाकिस्तान के बीच में एक किस्म का कानूनी बन जाता है। और उसके बीच में आने वाले अगर कोई प्रोपोजिशन होती है कि पार्लियामेंट में कही हुई बात के ऊपर अगर एक मैं कानून साजी से मुतालिक कोई ऐसी बात करता हूँ जो किसी फ़र्द को या किसी अदारे को नागवार गुजरती है, तो वो मुझे उसके ऊपर डेफेमेशन में भी लेके जा सकता है, मुझे उसके ऊपर कंटेम्प्ट के अंदर भी लेके जा सकता है। तो ये
यहाँ पे सारी जो गुफ्तगू हो रही है ये उस बहस में हो रही है। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात की, और एक बात मैं इस्तिस्ना नहीं मांग रहे, इस्तिस्ना नहीं मांग रहे, और जो वहां पे वकील साहब बहस कर रहे हैं, वकील साहब 4-5 इश्यूज के ऊपर बहस कर रहे हैं। अब वो बहस जब कंक्लूड होगी, क्योंकि वो कोर्ट को देखिए, वकील का काम होता है कोर्ट की मामनत करना, और जितनी अच्छी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस अवेलेबल हो उसको कोर्ट के सामने रखना और मामनत करना। एक ऑप्शन पेश कर रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं पेश कर रहे, वो उनको लीगल सिचुएशन बता रहे हैं। देखें, अगर 184(3) के ऊपर हमारे वकील साहब नहीं बोलते और नहीं बात करते मेंटेनेबिलिटी के ऊपर, तो कोर्ट जो है मेंटेनेबिलिटी, अब मैं एज अ लॉयर कहूं कि वो फैसला मेंटेनेबिलिटी के ऊपर 184(3) में मेंटेनेबिलिटी बनती थी नहीं बनती थी, दैट इज ऑल टुगेदर अ न्यू डिस्कशन, अ डिफरेंट डिस्कशन। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लॉयर्स ने भी 184(3) के ऊपर अपने व्यूज और रिमार्क्स दिए थे, ठीक है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। यहाँ पे वी आर सेटिंग प्रेसिडेंट्स फॉर द कमिंग टाइम्स। तो कमिंग टाइम्स में अगर एक लॉयर कोर्ट को ये बताए कि कानून आपकी बंदिश क्या है, आपने किस तरीके से आगे से फैसले कर सकते हैं या माजी के फैसले क्या है, अगर उसका जूरिस्प्रूडेंस कोर्ट के आगे पेश करता है तो वो वकील की एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। और एक बात मैं जो बहुत मैं ज़रूरी समझता हूँ, जो कि कोई भी मीडिया में कोई एंकर नहीं उसको डिस्कस कर रहा है, वो ये है कि इमरान खान ने हनीफ अब्बासी वाले केस में मेंटेनेबिलिटी को भी चैलेंज कर दिया, इमरान खान ने जुरिस्डिक्शन को भी सुप्रीम कोर्ट की चैलेंज कर लिया। तो जो उसका डबल स्टैंडर्ड है, आप उसके ऊपर तो हमारी इस्तिस्ना तो आज आगे हमने मेंटेनेबिलिटी पे कोई बात नहीं की, हमें किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि प्राइम मिनिस्टर ने फॉरगो कर दिया अपना इतना स्ट्रॉन्ग लीगल राइट जो कि एग्जिस्ट करता था, लेकिन उस पर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली। लेकिन जहां पे इस्तिस्ना की बहस थोड़ी वकील करता है, वहां पे इमरान खान थोड़ी सी बहस करें। मेरा सवाल एसेंशियली वही था कि इस्तिस्ना मांग रहे हैं कि नहीं। आपने कहा सिर्फ याद करा रहे हैं, जो हमारा इस्तेहकाक है उसका जिक्र कर रहे हैं। आपने कहा कि हम उस हवाले से 184(3) की तरफ नहीं जा रहे हैं, मगर इधर आप आ रहे हैं। आपने आर्टिकल 19 का भी जिक्र किया, 66 है, 248 है, इनका जिक्र कर रहे हैं, इन पे वो 184 का जिक्र नहीं करें। को बता रहे हैं कि जब आप इनका जो मुकदमा है, इन्होंने मिस स्टेटमेंट्स, क्योंकि करप्शन भी आप वो नहीं साबित कर सके, जो अभी तक बात फैसला आएगा तो पता लगेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो इनकी आर्गुमेंट थी उसके बीच में कोई ऐसी बात प्राइमा फेशी ये नहीं कर सके कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर हमारी तरफ, जिसकी वजह से कोई सस्पेशन क्रिएट होती। तो बात पीछे सिर्फ मिस स्टेटमेंट की रह गई। अब वो जो मिस स्टेटमेंट है वो फ्लोर ऑफ द हाउस को बना के बीच में ले आए कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे किया तो ये सादिक और अमीन नहीं है। अब फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उसकी टोटली डिफरेंट लीगल पैराडाइम है। अब उसके ऊपर अगर आपने बात करें तो फ्लोर ऑफ द हाउस we'll come to this and I'll come to Siddiqui साहब on this, but let me bring in PTI quickly. इमरान इस्माइल साहब, ये आज साद रफीक साहब ने भी कहा कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से कहा गवर्नमेंट का मौकफ ये है कि हम इस्तिस्ना नहीं मांग रहे, पीटीआई बार बार कह रही है कि आप इस्तिस्ना मांग रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, ख्वाजा बॉन्ड रफीक जो हैं उनकी तो क्या बात करें, वो तो अपनी नौकरी निभा रहे हैं, उनको ठेके पे रेलवे मिली हुई है और वो अपनी नौकरी को निभाने के लिए ख्वाजा साद रफीक का नाम कुछ और लिया है, आई थिंक बॉन्ड रफीक, उनके प्राइस बॉन्ड निकलते हैं ना जी, हर बार प्राइस बॉन्ड निकलते हैं ना। आप जेम्स बॉन्ड के हवाले से कह नहीं जी, प्राइस बॉन्ड के हवाले से प्राइस बॉन्ड के हवाले से कह रहा हूँ। देखिए, मुझे ये नहीं पता, मोहसिन रांझा साहब जो अभी बात कर रहे हैं वो तो टेक्निकल बातें। लेट्स जस्ट क्लियर, अगर हम उनका नाम ख्वाजा साद रफीक ही ले लें, क्योंकि वो फिर कुछ इमरान खान को कह देंगे, शाहनवाज साहब, फिर आप ले लें, वो काफी जहर पेशानी अपनी कर चुके हैं। मैं आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल। आप इशू पे आ जाए ना इमरान भाई, आप माशाल्लाह सर मैं आ जाऊंगा ना इशू पे। आप तो प्रोग्राम रन ना करें ना, लेट फरिया डू द जॉब। वो आपका तो आपकी पूरी बातों में मैं खामोश बैठा रहा हूं, मुझे भी मजबूरन लेना पड़ेगा। तो आप लेते रहे सर, मुझे आई डोंट केयर। आप तो करते हैं सारा दिन यही काम आप लोग करते हैं, इसके अलावा काम किया क्या है? सर प्लीज कम टू द टॉपिक। अच्छा जी, टॉपिक पे बात ये है कि जो अभी मोहसिन रांझा साहब, प्राइम मिनिस्टर, मेरी ओपिनियन नहीं है जी, माय ओपिनियन डज नॉट काउंट। द थिंग इज कि इनके लॉयर्स ने वहां पे ये बताया अदलिया को कि जी ये इनको इस्तिस्ना हासिल है। अब ये कह रहे हैं कि हमने मांगा नहीं, वो उनको हासिल है। इट्स वन एंड द सेम। मेरे लिए तो एक ही बात है, आप इस्तिस्ना के पीछे छुपना चाह रहे हैं। आपसे सवाल, मोटा सवाल हो रहा है। आज अदलिया ने आपसे सवाल किया है, जो हम एक अरसे से आपसे करें कि वालिद मोहतरम सच बोल रहे हैं या बच्चे सच बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों के बयानात में बड़ा तजाद है। ये हमें कहते हैं जी बर्डन ऑफ प्रूफ हमें ला के देना है। भाई हमारा जो था हमने दे दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ अदलिया ने आपके ऊपर डाला है। उन्होंने आपसे कहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू। आप झूठ बोलते थे कि हमारे ये असासे नहीं है, लंदन में हमारी कोई जायदाद नहीं है। फिर अब आप मान गए कि हमारी जायदाद है, तो अब आपने बताना है कि जायदाद बनी कैसे। ये सारी चीजें आपने जाके बतानी है अदालत को। आप कौम के सामने पकड़े गए हैं, आपका झूठ पकड़ा गया है। 4 जगह मुख्तलिफ 4 औकात में
मुख्तलिफ जगह पे वजीर आजम साहब ने झूठ बोला, उन्होंने पार्लियामेंट में झूठ बोला, उन्होंने कौम से खिताब में झूठ बोला, उन्होंने अदलिया को जो बयान दिया वो झूठा था, कतरी का खत झूठा था। हमें बता दें कि कौन सी चीज सच्ची है ताकि उसको पकड़ के चले, बाकी 3 झूठ रहे। हर जगह फर्क बयान। पहले दुबई से जद्दा आते हैं, ये आगे की बातें हो रही है। we'll come to this इस्माइल साहब, लेकिन दोबारा इस्तिस्ना पर आ जाए। कयूम सिद्दीकी साहब, इफ यू कैन क्लैरिफाई दिस कि इस्तिस्ना आर्टिकल 66 के तहत मांग रही है हुकूमत या सिर्फ मेंशन कर रही है, और आगे निकल जाएंगे वो इस बात को करके। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केसेस चलते हैं ना, उसमें केस लॉ रिपोर्ट किया जाता है। और क्यों ये किया है उन्होंने, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्वालिफिकेशन मांगी है कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गलत बयानी की है, या सच नहीं बोला, या झूठ बोला है। ठीक। तो जब ये इनकी आर्गुमेंट है तो डेफिनेटली डिफेंस जो है वो बताएगा कि आइन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर तकरीर का क्या सूरत हाल है। अब उसके ये आर्गुमेंट इस वजह से लिया गया है, ये उन्होंने कोई अपने तौर पे नहीं दिया है, ये इनकी दरखास्त में जो इस्तदा की गई है कि प्राइम मिनिस्टर को 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला। नाअहली की बुनियाद इस बात पे ली गई है। तो उसमें वो बता रहे हैं, लेकिन ये प्ली ली है कि इस्तिस्ना है क्योंकि आर्टिकल 66 के तहत इस्तिस्ना है। उन्होंने ये कहा है, देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 19 भी है, फलाना भी, ये भी सारा। अब 19 की बात हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने 19 के तहत जो है वो अपना कमेंट दिया उन्होंने कि ये वो बिल्कुल, देखिए एक डिफरेंट प्रेपोजिशंस होती हैं जिसको बुनियाद बना करके उसकी मुख्तलिफ सूरत हाल में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर उसको सारी चीज को देखा जाता है। तो ये इस तरह से एक चीज को पकड़ के कहना ये ठीक है वो ठीक नहीं। आपको पता 248 248 पर आ जाएं कि आर्टिकल 66 के तहत क्या इस्तिस्ना है, क्या पार्लियामेंट की कोई डिस्कशन कहीं डिस्कस नहीं हो सकती? देखें, अब ये बिल्कुल एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। अब देखें, आर्टिकल 66 जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट कार्रवाई में आज़ादी इजहार का उसको हक हासिल है और वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इस बुनियाद पर चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक। तो ये प्रिविलेज है, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, ये हर तमाम पार्लियामेंटेरियंस को। राइट। तो मखदूम अली खान ये कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है। राइट। ठीक है, ठीक। ये इसका प्रिविलेज है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन करनी है कोर्ट ने। देखें, इसमें आप आ जाएं 21वीं आईनी तरमीम की आप बात आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी आईनी तरमीम जो है उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। 239 या 236 है मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही के अंदर आपने देखा होगा 2 साल ये 21वीं आईनी तरमीम फौजी अदालतों वाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई और सुप्रीम कोर्ट का जो 17 रुकनी फुल कोर्ट था उसमें 14 जजेस ने ये कहा कि हमें इस पर जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार हासिल है। यानी कि बावजूद इसके कि आउस्टर क्लॉज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जुरिस्डिक्शन को जुडिशियल रिव्यू के हवाले से एक्सटेंड किया है। ठीक। तो ये एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है। Right. अब देखिए, आज वहां पे एक और भी बात हुई। बच्चा कैन आई क्विकली आस्क यू अगेन टू 66 कि ये एक स्पेशल केस है, ये कोई आम बात नहीं है, यूजुअल प्रोसीडिंग्स नहीं थी, ये एक खास स्पीच थी जो एक खास केस में एक खास मौके पे अपोजिशन के बार बार मुतालबे पे जाके प्राइम मिनिस्टर ने की थी। उन्होंने कहा था मैंने तमाम जवाब दे दिए हैं। अगर उन जवाबात में अपोजिशन को लगता है कि तजादात हैं तो क्या फिर ये इनको फिर भी आर्टिकल मुझे सिर्फ छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये तय हो गया कि वज़ीर आज़म ने झूठ बोला है? सर वो तो उस वक्त होगा जब उस पर बात होगी स्पीच पे। अगर आप उस पर बात ही नहीं कर सकते तो हम नहीं कर सकते। बिल्कुल तय नहीं हुआ। अब नहीं तय हुआ ना, बिल्कुल तय नहीं हुआ। ये किसका मौक़िफ़ है? ये किसका मौक़िफ़ है? ये जो पेटिशनर है उसने ये इल्जाम लेके गए ना अदालत के अंदर। तो अभी ये तय होना बाकी आया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने झूठ बोला भी है या नहीं बोला है, वो डिस्कस होगी। अगर वो इस्तिस्ना मान लेंगे वो डिस्कस नहीं होगा, या तजाद है या नहीं है। ठीक, अभी तो ये बात है ना, किस तरह डिस्कस होगा सर अगर डिस्कस कर ही नहीं सकते उसको? नहीं वो उस पे हो रहा है, आप कह रहे हैं डिस्कस नहीं कर सकते, सारा कुछ तो डिस्कस। आर्टिकल 66 तो यही कहे, इसी ज़मरे में आ रहा है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को आप मत डिस्कस करें। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे ना, वो जो सवालात पूछे जाते हैं उसके ऊपर देखा जाएगा। मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जहां पे आउस्टर क्लॉज है, कि जहां लिखा है कि आईनी तरमीम जो है ठीक, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तरमीम कौन पास करती है? पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट ने तरमीम की है। जहां ये हमारा पहले केस लॉ था
कि हम उसको देख ही नहीं सकते। ये सुप्रीम कोर्ट, ये आउस्टर क्लॉज है, ये सुप्रीम कोर्ट, ये आईने पाकिस्तान में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया है कि हमारे यहाँ पास जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। ये जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मखदूम अली खान के इन आर्गुमेंट्स की बुनियाद के ऊपर केस को डिसमिस कर दे या एक्सेप्ट कर दे। ठीक है, हम एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। कीप वॉचिंग टाइम्स। एंड वेलकम बैक। क्योंकि आज गूंज इस्तिस्ना की रही, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कुछ साल पहले इस्तिस्ना के हवाले से क्या बात की थी वो हम आपको दिखाते हैं। 2009 में मियां नवाज शरीफ क्या कह रहे थे, लेट्स वॉच दैट। मेरी नज़र में सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है और मैं समझता हूँ कि उस इम्यूनिटी के पेश नज़र अदालतें भी कोई इसमें यकीनन उसको पेश नज़र रख के को फैसला करेंगी। 2012, let's watch that once again. और लोग पाकिस्तान के इस्तिस्ना नहीं जानना चाहते कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। लोग कहते हैं जनाब कि ये इस्तिस्ना तो बात की बात है, पहले तो हमें वो जो मुल्क और कौम का जो सरमाया है वो वापस मिलना चाहिए। और इस्तिस्ना को कोई नहीं समझता। अगर हम इस्तिस्ना के चक्कर में पड़े रहेंगे ना तो फिर पाकिस्तान के अवाम और इस तरह की बातों में बहुत फासले आ जाएंगे। और हम इस्तिस्ना के चक्कर में पड़े हुए हैं, पैसा मुल्क का लूट लिया और अब इस्तिस्ना के पीछे छुपकर जो है ना वो अब जो है वो ये बात की जा रही है तो मुनासिब नहीं है। एंड फरवरी 2012 में एक बार फिर नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ नाउ, मगर उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। ये इस्तिस्ना वाला मामला ये कौम नहीं समझती, ये मुझ जैसा बंदा भी नहीं समझता कि इस्तिस्ना किस बला का नाम है। भी कौम का पैसा है, पहले वो कौम को वापस मिले, फिर इस्तिस्ना की बात बाद में करें। सर ये क्योंकि रेलेवेंट था बहुत ज़्यादा, ये मौक़िफ़ हमें नजर आया अपने मामले में भी प्राइम मिनिस्टर का यही था कि उन्होंने जाना ही नहीं है इस्तिस्ना की तरफ। देखिए अब क्यों बदलता हुआ नजर आया? जो उस वक्त के हालात थे, अगर उसके ऊपर आप देखें तो उस वक्त मेरे ख्याल से गालिबन यूसुफ रजा गिलानी साहब वाला केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के बीच में। जी सर, और उस प्रेसिडेंट एनआरओ का केस था, ठीक है, एनआरओ वाला। और उसके बीच में जो डिस्क्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर की उस वक्त जिसके ऊपर हुआ और सारी ये बात थी और प्रेसिडेंट की, देखिए हमने तो अपना मौक़िफ़ एक देना है। अगर हम ये बात कर रहे हैं, लॉ क्या बात कर रहा है वो तो आपको देखना पड़ेगा। अगर लॉ में एक चीज़ एग्जिस्ट करती है और उस चीज़ को हम कहें कि वो नहीं एग्जिस्ट करती तो वो मेरे ख्याल से अपने आप को झुटलाने वाली बात है। लॉ में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है, देखिए और आप लीगल हमारे तो अभी जो बात हो रही है कि हमारे जो लॉयर हैं उन्होंने इस्तिस्ना क्लेम नहीं किया, नाम कर रहे हैं, वो तो कोर्ट को बता रहे हैं कि सिचुएशन क्या है। सामने क्लियर कर दिया। इमरान इस्माइल साहब, इस्तिस्ना के हवाले से आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। क्लियर था, इन्होंने क्लियरली, इनके वकील ने आर्टिकल 248, 249 के तहत इस्तिस्ना मांगा है, बावर कराया अदालत को। और अगर नहीं मांगा या नहीं जरूरत है तो बावर कराने की भी क्या जरूरत है? ये कौन सी बात है कि वजीर आजम साहब बाहर कुछ कहते हैं, वकील अंदर कुछ कहते हैं। इन्होंने कहा पार्लियामेंट सबसे ज्यादा मुकद्दस है, पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट में बात करेंगे। पार्लियामेंट में जब बात करने आते हैं तो वहां पे वजीर आजम साहब जो तकरीर करते हैं उसको सियासी करार देते हैं, यानी कि झूठी तकरीर, और बाहर आके कहते हैं कि जी पार्लियामेंट सबसे ज्यादा मुकद्दस है, पार्लियामेंट में आके बात करें। इनकी दो इनकी लाइनें हैं, एक अवाम के साथ कुछ और अंदर कुछ। सर क्योंकि वक्त को खत्म हो गया, हमें एक लाइव फीड की तरफ जाना पड़ा था जो बार कही जा रही है। एतजाज़ अहसन साहब ने भी कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में कही कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए अलग पैमाना है, और फिर ये अगेन जो अभी प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था, और अदालतों के हवाले से भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले कि वहाँ कुछ और पैमाना था और अब कुछ और आएगा। इसका क्या जवाब है? देखें, कुछ तारीखी तल्ख हकीकतें हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का केस वो बतौर नज़ीर अदालत में पेश नहीं होता, वो भी एक तारीख थी। ठीक। फिर उसके बाद मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं, उनको भी अच्छी तरह से नहीं देखा जा सकता। लेकिन उसके बाद आपका जो जूरिस्प्रूडेंस है 3 नवंबर 2007 के बाद से वो तब्दील होता है। अदालतें मार्शल लॉ को जायज़ करार देने वाले फैसलों को रिविजिट कर देती हैं
और जुल्फकार अली भुट्टो साहब का जो रेफरेंस है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ा है। हुकूमत आती है और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जिससे हमें नजर आया पीपल्स पार्टी के हवाले से। देखिए, हर चीज के हकायक मुख्तलिफ होते हैं, फैक्ट्स क्या हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो बात है ना, आप देखें कि उसमें उनको एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन से सजा हुई थी। एनआरओ का केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर अमल नहीं किया, लॉ मिनिस्टर को बुलाया गया, लॉ मिनिस्टर ने कहा समरी प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी गई है, ये तस्दीक हुई, और फिर जब अदालत की इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ, और ये प्रोसेस आपको पता कब से है, 2010 से लेकर के और